माँ ढूंढता है खान नदी के बहते जल में, नौलखा बगीचे के झुरमुटों से छनकर आती धूप चाँव के बनते बिगड़ते अक्सों में, सुबह शाम में ढलते रंगों में, परिंदों की परवाज में, सिर पर टोकरी उठाए जा रही स्त्री की बिसूरती आंखों में, अच्छन मियाँ की चाय दुकान की भट्टी में दहकते अंगारों की रोशनियों में। मकबूल फिदा हुसैन को मैं कभी नहीं मिला, लेकिन मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, उस पर निर्मल वर्मा जी का कमेंट पढ़ा, और उसके बाद मैंने कुछ पत्रिका पढ़ी जहाँ पर मकबूल फिदा हुसैन के बारे में मैंने कुछ पढ़ा। तो उसके बाद मैं उनके व्यक्तित्व से आह्लादित हो गया। और बचपन की घटना जो है वो, मतलब मैं एक चीज़ बता दूं आपको, लोग कहेंगे कि ये मौलिक रचना नहीं है, तो रचना यार कोई मौलिक नहीं होती, एक फालतू की चीज़ है। कोई भी रचना मौलिक रचना नहीं होती, यहीं से तो उठाते हैं सब। कहाँ की मौलिक हो गई? जो हमारे पास कहीं कुछ नहीं है वहाँ से लाओ ना कविता निकाल के। अगर बहुत मौलिक कोई अपने आप को कह रहा है तो निकाल कर लाए वहाँ से। तो ये मटेरियल जो इसका सारा रॉ मटेरियल है, ये सब लिया हुआ इधर उधर से ही तो है, क्योंकि मैं उनसे कभी मिला नहीं। लेकिन हाँ, एज ए पेंटर मैंने उनकी पेंटिंग से मैं बहुत अभिभूत रहा। मैंने उनकी 2-3 फिल्में जो बनाई उन्होंने, वो फिल्में भी देखी मकबूल फिदा हुसैन की। मैं खासकर इस बात से बहुत प्रभावित था कि जेपी मूवमेंट में थे वो, यस, जेपी मूवमेंट में शामिल था मकबूल फिदा हुसैन। और आपके ये फनीशर रेणु की जो मृत्यु हुई, उनकी अंतिम यात्रा में मकबूल फिदा हुसैन जो है जब गए, तो उन्होंने उस यात्रा को तीर्थ यात्रा माना। तो उन्होंने चप्पल उतार दी, चप्पल जूते उतारी और पूरी यात्रा पैदल की। उसके बाद से लेके कभी चप्पल जूते नहीं पहने। इसको कहते हैं हिंदुस्तानियत। मकबूल फिदा हुसैन जैसा पाकीज़गी से भरा आदमी, यहाँ धर्म, मजहब, जाति, संप्रदाय कोई दीवार नहीं है। मनुष्य है, प्योर मनुष्य, प्योर शुद्ध। 24 क्या बोलते हैं कैरेट का तो 24 कैरेट का आदमी ऐसे ही होता है। एक्चुअली उन्होंने अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी कभी। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो मेले गई हुई थी उनकी माँ, बहुत गरीब घर के हैं मकबूल फिदा हुसैन। वो बच्चे को ले जा रही थी टोकरी में बिठा के, सर पर अपने टोकरी रखी, हाथ में अपना कुछ सामान था, सर पर टोकरी में बच्चा मकबूल फिदा हुसैन। भीड़ भाड़ बहुत थी, कहीं कुछ उन्होंने लेना होगा माँ को, तो टोकरी उठा के उन्होंने वहीं मेले में, मेला क्या है वो अपने होता है ना 12 साल में एक बार, कुंभ, तो वहाँ पे जो है वो टोकरी एक को दे दी कि भैया इसको जरा संभाल, मैं अभी आती। वो लौट के आई तो वो टोकरी गायब। उससे उन्होंने पूछा तो बोली, बहन मैं क्या बताऊँ, यहाँ इतनी भीड़ भड़का सब कुछ है, मुझे पता नहीं। और उसकी माँ तो पागल हो गई। बहरहाल मिल गया वो बच्चा, टोकरी मिल गई। लेकिन माँ की मृत्यु शायद तब हुई जब ये 2 साल का था। तो दूसरी शादी हुई पिता की, तब इसने कुछ समझा कि माँ होती क्या है। लेकिन ये अपनी माँ कैसी होगी ये इसके दिमाग में बचपन से भरा था। इसलिए आप देखिए मकबूल फिदा हुसैन की जितने भी चित्र हैं, उसमें औरतों का जो चेहरा है उसमें कोई शक्ल नहीं है। लाखों पेंटिंग्स हैं उनकी,
वो स्त्री का चेहरा है ही नहीं। उनने गामनी फिल्म बनाई, फलानी बनाई, ढिकानी बनाई। वो कहते हैं माधुरी दीक्षित में मैं अपनी माँ की झलक देखता हूँ, मेरी शायद माँ ऐसी है। दूसरी अभिनेत्री को लेकर बनाई तो उसने कहा शायद ऐसी शक्ल हो मेरी माँ की। मतलब वो हर जगह, आकाश में, पानी में, इधर उधर हर जगह माँ को ढूंढते हैं ना। मतलब जिसको कहते हैं ना माँ माँ माँ। उनका पूरा का पूरा जो कला है वो माँ ढूंढने की ही प्रक्रिया है। वही उनके व्यक्तित्व का सघनतम रूप है, वही उनकी कला की अभिव्यक्ति है। जब मुझे ये समझ में आ गई और मेरे अंदर जब बस गया मकबूल फिदा हुसैन, तब फिर ये कविता बनी जिसका टाइटल है चिमनी। टक टक वो आसमान में चमकते तारे निहारता है, तारे माँ के चेहरे पर पसीने की बूंदों से झलकते हैं। हर सांझ चिमनी जलती है और उसकी आंखों में रोशन हो उठता है माँ का चेहरा। उसकी आंखों में रोशन हो उठता है माँ का चेहरा। वो माँ ढूंढता है, वो माँ ढूंढता है खान नदी के बहते जल में, नौलखा बगीचे के झुरमुटों में छनकर आती धूप छांव में बनते बिगड़ते अक्सों में। वो माँ ढूंढता है खान नदी के बहते जल में, नौलखा बगीचे के झुरमुटों से छनकर आती धूप छांव के बनते बिगड़ते अक्सों में, सुबह शाम में ढलते रंगों में, परिंदों की परवाज में, सिर पर टोकरी उठाए जा रही स्त्री की बिसूरती आंखों में, अच्छन मियाँ की चाय दुकान की भट्टी में दहकते अंगारों की रोशनियों में, अच्छन मियाँ की चाय दुकान की भट्टी में दहकते अंगारों की रोशनियों में, उषागंज और पारसी मोहल्ले के गलियों चौबारों में, भीड़ में, बियाबान में, भुथा खंडहरों में, मदरसे में, स्लेट पट्टी में, अजान में, आयतों में, राम कथा में, मेहंदी महावर की खुशबुओं से लबरेज नई माँ की थपकियों में, मेहंदी महावर की खुशबुओं से लबरेज नई माँ की थपकियों में, दादा की चितवन में, टक 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 वो अपने दादा को निहारता है। उसमें खुशबूदार पान से रचे दादा अच्छे लगते हैं। उसे खुशबूदार पान से रचे अपने दादा अच्छे लगते हैं। दादा की तरह वो भी पान खाएगा। उसे दादा की सफेद दाढ़ी पसंद है। बड़ा होकर वो भी सफेद दाढ़ी रखेगा। बड़े होकर वो भी सफेद दाढ़ी रखेगा। उसे दादा का चिमनी बनाना पसंद है। वह भी चिमनी बनाएगा दादा की तरह। टक 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 वो दादा की उंगलियों के करतब देखता है। वो दादा की उंगलियों के करतब देखता है। टीन का एक मामूली टुकड़ा आनन फानन चिमनी में बदल जाता है। जादू, उसके दादा जादूगर है, वो भी जादूगर बनेगा। दादा कहते हैं बहुत छोटा है, उसे सब्र करना चाहिए। जादू, उसके दादा जादूगर हैं, वो भी जादूगर बनेगा। दादा कहते हैं वो बहुत छोटा है, उसे सब्र करना चाहिए। घर में कुछ भी हो सभी उसे सब्र रखने कहते हैं। ये सब्र क्या भला है? जादू करने की कोई उम्र होती है भला? एक शाम दादा गहरी नींद में बेसुध है। सांस की ढिबरी लय में थिरक रही है। सांस की ढिबरी लय में थिरक रही है। आज उसने जम के दादा के हाथ पैर दबाए हैं।
बाती नींद के तेल में लबालब डूबी है। बाती नींद के तेल में लबालब डूबी है और वो जाग रहा है हमेशा से ज़्यादा, और वो जाग रहा है हमेशा से ज़्यादा। उसके दिमाग में खब्त सवार है, वो चिमनी बनाकर ही रहेगा, वो चिमनी बनाकर ही रहेगा। दबे पांव वो दादा के कारखाने में दाखिल होता है। दबे पांव वो दादा के कारखाने में दाखिल होता है। इतना हौले से किवाड़ खोलता है कि किवाड़ खोलने की आवाज़ दादा के खर्राटों की रोशनी से धीमी रही आए। इतना हौले से किवाड़ खुलता है कि किवाड़ खोलने की आवाज़ दादा के खर्राटों की रोशनी से धीमी रही आए। आवाज़ और रोशनी इस समय उसके ज़हन में एक ही वजूद के दो हिस्से हैं। सब कुछ जाना पहचाना है, सब कुछ जाना पहचाना है। दादा के बैठने की जगह, सामने का ठिया, औजारों की अलमारी, दीवार पर टंगी चिमनियाँ और कोने में रखी बेंच। यहीं बैठ वो दादा को जादूगरी करते देखता है। वो अलमारी खोलता है और दादा की तरह ठिए पर करीने से जमाता है चिमनी बनाने के औजार। पर यह क्या हथौड़ा चल ही नहीं रहा, पर यह क्या हथौड़ा चल ही नहीं रहा। दादा के हाथों में फूल की तरह लहराता हथौड़ा इतना भारी कैसे हो गया। उसने कतीरा उठाया, पूरी ताकत से वो दबा रहा है और टिन पर खराश तक नहीं। न टांची से टिन टुचा, न सुम्मी पर मुड़ा। दादा के पास लगता है दो किस्म के औजार हैं, काम करने के अलग, दिखाने के अलग। वो पसीने से लथपथ है, वो पसीने से लथपथ है। दादा सच कहते हैं अभी बहुत छोटा है। दादा सच कहते हैं और वह अभी छोटा है, उसे सब्र करना चाहिए। मायूस वो अपने हाथों की तरफ देखता है। छोटे छोटे मुलायम हाथ, छोटी पतली उंगलियां, सचमुच उसके हाथ दादा के हाथों से छोटे। सचमुच उसके हाथ दादा के हाथों से छोटे हैं। तो क्या सचमुच वो इन हाथों से चिमनी नहीं बना पाएगा? उसकी पस्त निगाहें एकाएक दादा की पेंसिल पर जा टिकती हैं। उसकी पस्त निगाहें एकाएक दादा की पेंसिल पर जा टिकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता पेंसिल कागज पर रेंगने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता पेंसिल कागज पर रेंगने लगती है। अरे, हथौड़ा फूल की मानिंद हवा में लहरा रहा है। टिन कट रहा है, टिन मुड़ रहा है। लो, कांच का लैंप भी लग गया, भर गया डिबरी में तेल, जल उठी बाती, लौ से फूट रही रोशनी। हतप्रभ वो अपने हाथों की तरफ देखता है। उसे यकीन नहीं आ रहा ये वही नन्ही पतली उंगलियों वाले हाथ हैं। हतप्रभ वो अपने हाथों की तरफ देखता है। उसे यकीन नहीं आ रहा ये वही नन्ही पतली उंगलियों वाले हाथ हैं कि उसने अभी पेंसिल की नोक से जादू निकलते देखा है। कि पेंसिल की नोक ही छेनी है, हथौड़ा है, टीन का टुकड़ा, कतीरा, सुम्मी, कांच का लैंप, चक्री, बाती, लौ और लौ से फूटता उजाला, सभी कुछ वही है। अभिभूत और कृतज्ञ वो छाती से लगा लेता है पेंसिल का टुकड़ा। अभिभूत और कृतज्ञ वो छाती से लगा लेता है पेंसिल का टुकड़ा। वो अपनी भर आई आंखें मिचमिचा कर देखता है। वो अपनी भर आई आंखें मिचमिचा कर देखता है। सचमुच उसकी चिमनी जल रही है। सचमुच उसकी चिमनी जल रही है। जलती हुई चिमनी वो दादा की चिमनियों के बीच फक्र से लटका देता है।
चिमनी की रोशनी में कारखाना एक रहस्य लोक की तरह प्रकट हो रहा है, जैसे वो आकाश में चमकते तारे देख रहा है। चिमनी की रोशनी में कारखाना एक रहस्य लोक की तरह प्रकट हो रहा है, जैसे वो आकाश में चमकते तारे देख रहा है। टक 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 तारे माँ के चेहरे पर पसीने की बूंदों से झलकते हैं। चिमनी जल रही।